जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। और साथियों ईवीएस के वन लाइनर की आज हमारी छठी क्लास होने वाली है, तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ही एग्जाम देने जाएं, क्योंकि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है आज का, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। तो साथियों विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है, जो मुलायम रेशों के लिए जानी जाती है, यह खरगोश से प्राप्त होती है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है और अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम बुनने वाला रेशा साथियों, जो अंगोरा खरगोशों के बालों के ऊपरी त्वचा से बनता है। और यह ऊन बकरी के बालों से बनने वाले मोहेयर ऊन से बिल्कुल अलग होती है। और यह कश्मीरी पश्मीना बकरी के बालों से जो ऊन बनती है उससे भी बहुत भिन्न होती है। यह मुलायम और पतले रेशों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किसी परितंत्र में हरी काई का स्थान है। तो साथियों हरी काई का स्थान होता है उत्पादक श्रेणी में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो साथियों समुद्री परितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा परितंत्र कौन सा है। तो साथियों एक्वेरियम मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा परितंत्र है। पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा स्थलीय परितंत्र कौन सा है। तो साथियों वन परितंत्र पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा स्थलीय परितंत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है आज के वन लाइनर्स का हमारा, डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषण होता है। तो साथियों डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है। तो इससे जल, मृदा और वायु तीनों तरीके के प्रदूषण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 24D क्या है। 24D क्या है। तो ये एक खरपतवार नाशक रसायन है, जिसके प्रयोग से हमारे जो खेतों में अवांछनीय घास के पौधे उगाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किसी खेत में बार बार एक ही फसल बोने का परिणाम होगा। अगर साथियों हम किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोते रहें तो उससे हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए फसल चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में तैरने लगता है, इसका कारण क्या है साथियों। तो क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है और अगर पानी का घनत्व अधिक है तो वस्तुएं उसके ऊपर तैरती रहती हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं, जल में अपशिष्ट तथा औद्योगिक कचरे को ना बहाया जाए, इससे जल प्रदूषण नियंत्रण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि साथियों कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में पके हुए चावल लंबे समय तक रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत सर्वाधिक पतली हुई है। तो साथियों अंटार्कटिका पर सबसे ज्यादा ओजोन परत में छिद्र हुए हैं, वहां पर ओजोन परत पतली हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, जलीय परितंत्र तथा अन्य किसी परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो साथियों कोई भी परितंत्र ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वो सूर्य ही होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों यह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है साथियों D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम भारी जल भी कहते हैं, तो सभी साथियों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का, भारतीय वन्य जैव मंडल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। तो साथियों इसको कहते हैं IBWL। IBWL का मतलब होता है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बट नाउ इट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका नाम अब चेंज होकर NBWL हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं साथियों स्वयं पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 17, फ्लाई ऐश प्रदूषण कहां से होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है थर्मल पावर प्लांट से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का हमारा, भारत में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो भारत में मौसम की जो भविष्यवाणी करता है साथियों वो करता है अंतरिक्ष विज्ञान विभाग। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है। तो साथियों ये है ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये UNEP के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो साथियों 71% भाग पर। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों महासागरों में है जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता है, यह बात हमें ध्यान रखनी है।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 21 आज की क्लास का हमारा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो वह बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कहते हैं इसको हम, अगर हम इसमें पानी मिला दें तो यह बहुत ही टाइट हो जाता है, जिससे आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज साथियों शल्य चिकित्सा में किया जाता है। टूटे हुए पैरों की हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वही हमारा पीओपी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला देश का नाम क्या है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा से जो देश लगता है वो है नेपाल। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो साथियों पोषण की दृष्टि से अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 25 है, जब किसी नदी में मल युक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाए तो उसका क्या बढ़ जाता है। तो साथियों उसका बीओडी बढ़ जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण को मापने की एक इकाई होती है बीओडी। डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं साथियों जैव सांद्रण। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 27 आज की क्लास का हमारा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर निर्माण करती हैं। सोचो कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव भार का पिरामिड बनता है। तो उल्टा तथा सीधा दोनों से जीव भार का पिरामिड बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 31 आज की क्लास का हमारा, ऊर्जा का पिरामिड बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा के पिरामिड को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो चार्ल्स एल्टन ने ऊर्जा के पिरामिड को सर्वप्रथम समझाया था। पर्यावरण का अर्थ क्या है साथियों। तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के इनवायर से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास का घेरा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 34 आज की क्लास का, पर्यावरण के घटक कितने हैं। तो साथियों पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा होता है हमारा अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। साथियों जैविक घटक के अंतर्गत 3 आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो भोजन का निर्माण करते हैं, उपभोक्ता उनके द्वारा निर्माण किए भोजन का उपभोग करते हैं, और बचे हुए भोजन को अपघटक उसका अपघटन कर देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 36 आज की क्लास का हमारा, पर्यावरण के अजैविक घटक के रूप में किसे जाना जाता है। अब पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं साथियों। तो ऊर्जा, प्रकाश, मृदा, जल, वायु, विटामिन, प्रोटीन आदि ये सभी अजैविक घटक होते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं। तो साथियों ऐसे जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां, ये अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 38 है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो उपभोक्ता को साथियों 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे घटक होते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन आते हैं साथियों, हाथी, बकरी, टिड्डा, खरगोश, हिरण आदि जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे घटक जो अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये साथियों मांसाहारी आ जाते हैं, जैसे मेंढक हो गया और भेड़िया आदि। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 41 आज की क्लास का हमारा, तृतीयक उपभोक्ता में कौन से आते हैं। तो ऐसे घटक जो अपना भोजन तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर, सांप आदि। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 42 आज की क्लास का हमारा, अपघटक क्या होते हैं। तो साथियों ऐसे घटक सोमरत जीव जंतुओं के शरीर का अपघटन करके उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु हो गए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। जिस तरीके से बटरफ्लाई की तरह तितली की तरह हम तैरते हैं उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई स्विमिंग। भारत में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को साथियों भारत के गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 46वां देखेंगे, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। सभी साथियों को ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंडनबर्ग रेखा किन किन देशों का निर्धारण करती है। तो जर्मनी और पोलैंड का निर्धारण करती है साथियों हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 48 आज की क्लास का हमारा, जलीय पारितंत्र में सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो प्लेबक साथियों जलीय पारितंत्र में प्लेबक कहते हैं सूक्ष्म जीवों को। भारत में लाल पांडा कहां पाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो सिक्किम में यह पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है। तो साथियों वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो ये होता है साथियों लाइकेन। तो लाइकेन एक तरीके की घास होती है, इसको हम शैवाल भी कह सकते हैं। तो कुछ लाइकेन उपजाऊ भूमि पर उगते हैं जहां अन्य वनस्पतियां भी प्रचुर मात्रा में होती हैं, किंतु ये बड़े शहरों के पास कभी नहीं उग पाते हैं, क्योंकि साथियों नगरों के आसपास कारखानों का धुआं तथा अन्य गैस आदि इनके लिए घातक है। ये वायु की स्वच्छता पर विशेष निर्भर करते हैं। केवल स्वच्छ वायु में ही लाइकेन की प्रचुर वृद्धि हो पाती है। यद्यपि लाइकेन के उगने के लिए प्रकाश आवश्यक है, तथापि कुछ जातियां ऐसे स्थानों में भी उग सकती हैं जहां पूर्णतः अंधकार होता है, जैसे फिसिया ऑब्सक्यूरा। तो साथियों कहने का मतलब यह है जहां पर वायु प्रदूषित होगी वहां पर लाइकेन नहीं उगेगा। तो इस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ की वायु प्रदूषित है, वहां पर लाइकेन का पौधा उगाकर। तो साथियों ये थे हमारे आज के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।